यहाँ पे आने का कष्ट करें। आंदोलन किस ओर जाएगा, कैसे जाएगा और प्रशासन की क्या क्या गलत नीतियां जो हम पे भारी हो रही हैं, हमें उनका विरोध करना है। आपसे आग्रह है कि वह यहाँ पे आने का कष्ट करें। धन्यवाद संजय भाई। ये मंच संभाले रहते हैं तो लोगों का जी लगा रहता है और ये चुप हो जाता है तो लगता है कि उदासी सी हो गई, अब यहाँ बैठने का कोई अर्थ नहीं। तो इसकी भी जरूरत है। इसके जरिए जो है आप लोगों को भी ये लगता है कि धरने में आने का, यहाँ बैठने का कोई महत्व है, कोई अर्थ है। लेकिन ये बात भी सच है कि इतने महीने से लगभग हम लोगों को यहाँ बैठते बैठते 35 दिन से ज्यादा हो गए। तो 35 दिनों में लोगों के भीतर जितना उबाल था वो निकाल दिया लोगों ने। लगभग लोगों के भीतर की सारी बातें आ गई हैं। तो अब लोगों को लगता है बोलने के लिए रहा क्या। तो सरकार भी यही तो चाहती थी, सरकार भी यही चाह रही है कि आपके भीतर अब जो है जितना उबाल है, जितना दुख है, जितना दर्द है वो बाहर आ गया, अब सब शांत हो गया। तो आपकी शांति का जो असर है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उनको भी लग रहा है कि लोगों की सारी समस्या समाप्त हो गई, सारी बात खत्म हो गई। तो अब तहसील में आप जाइए, जिस 4 नंबर कमरे में आप जाते थे कुछ दिन पहले तक, तो उस 4 नंबर कमरे में क्या देखते थे? वहाँ 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, 3-4 आदमी वो जो है आपकी फाइल संभाल रहा है, कोई आपका नाम देख रहा है, कोई आपका पता ढूंढ रहा है। और आज जाइए आप तो उस 4 नंबर में अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रात पड़ी, जैसे सारी समस्या समाप्त हो गई। जोशी मठ वालों का विस्थापन हो गया, पुनर्वास हो गया, लोग बहुत सुख में हैं, खुशी में रह रहे हैं। तो वो यही सामान्य स्थिति दिखाना चाह रहे हैं, जिसको कि हमारे साथी लगातार पिछले अपनी बातों में कहते रहे कि पहले तय हुआ कि 4 तारीख को एनडीएमए की बैठक हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि जाने वहां क्या तय होने वाला है। 4 तारीख को दिल्ली में बैठक है, 4 तारीख को दिल्ली में बैठक है। पहले तो अखबारों में आता रहा, फिर यहाँ भी लोगों ने बोला, तो सबको एक उम्मीद जग गई। पता चला कि जो है वो जब वो ढोल फूटा तो उसमें से कुछ नहीं निकला। 4 तारीख को बैठक ही नहीं हुई और उस बैठक को टाल दिया गया। आगे की कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसमें जो 3 प्रस्ताव दिए गए हैं, उसकी बैठक के लिए पहले कहा गया 10 तारीख और अब चली गई है 15 तारीख। और आप निश्चित जानिए 15 को तो मीटिंग होने वाली नहीं है, वो जो है 20 चली जाएगी, फिर 25 जाएगी और इस तरह से वो महीना समाप्त करना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप थक करके फिर जहां जो रह रहा है वो छोड़ करके होटलों को छोड़ दे, अपने अपने घरों को चले जाए और स्थिति को सामान्य बता दिया जाए। क्योंकि अफसोस की बात कि आप देखिए कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हैं और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार एक ट्वीट किया। वो ट्विटर पे जैसे फेसबुक होता है ऐसी ट्विटर भी एक है। बहुत ज्यादा लोग उसको न जानते हों, लेकिन जो है बड़े बड़े लोग उसी पे ट्वीट हैं। ट्वीट का मतलब ये है, ट्वीट का मतलब होता है कि चिड़िया होती है ना, चिड़िया तो जो पंछी जो है चू 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 करती है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्वीट, यानी कि चिड़िया की चहचहाट। तो जो बड़े लोग चहचहाते हैं, ट्विटियाते हैं मतलब, तो वो ट्विटर पर करते हैं बड़े लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा बात तो करते नहीं है, बड़े आदमी हैं। तो बड़े आदमी क्या करते हैं, ट्विटर पे ये होता है कि आपके सामने शब्द की सीमा है, उसमें आप 60 कैरेक्टर या 40 शब्द से ज्यादा नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा नहीं लिखा जाता। तो प्रधानमंत्री भी जो है वैसे तो मन की बात भी करते हैं, 1-1 घंटा 1.5 घंटे का भाषण भी देते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं कि ट्वीटियाते हैं, यानी छोटी छोटी बात उसमें कह देते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बार जो है क्रिकेटर जो है उसकी उंगली में चोट लग गई, आप लोगों ने देखा होगा, तो प्रधानमंत्री जी को बड़ा दुख हुआ। एक बार जो है एक हीरोइन है फिल्म की, उसकी तबीयत खराब हो गई, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया कि इनके जल्दी स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। एक बार कहीं और अभी पाकिस्तान में किसी देश की कोई घटना हो गई तो पाकिस्तान के बारे में या उस देश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने तत्काल बोल दिया। अभी अभी जो है 2 दिन पहले टर्की में भूकंप आ गया, बड़ा भूकंप आया है, और कल जहां कह रहे थे कि 5000 लोग, अब वो 5000 से ज्यादा संख्या बढ़ गई। वहां जो हताहत हुए हैं, मरने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसके बारे में भी सबसे पहले अगर किसी ने ट्वीट किया या दुख संवेदना व्यक्त की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो अगर विदेश में कहीं कोई घटना हो रही है, विदेश का कोई आदमी जरा सा बीमार हो जा रहा है,
तो प्रधानमंत्री जी जो है ट्वीट कर देते हैं, किसी की उंगली में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, कोई हीरोइन बीमार हो जाती है तो उस पर ट्वीट कर देते हैं। हमारे जोशीमठ में ये इस देश का अंतिम नगर है, सीमा का नगर है, जहां में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर का चीन बैठा हुआ है, यानी कि इतनी गंभीर जगह पर हम बैठे हैं, सामरिक दृष्टि से बहुत गंभीर। हमारे यहाँ जो है अमेरिका की फौज आकर के कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, उन्होंने अभ्यास किया। और अगर आप और पीछे चले जाए 1960 के दशक में, तो 1960 में क्या हुआ कि अमेरिका और भारत ने जो है एक डिवाइस लगाया, एक उपकरण लगाया, कहाँ? नंदा देवी पे। तब से यहाँ की महत्ता है। कहाँ लगाया? नंदा देवी जो पर्वत है वहां उन्होंने एक डिवाइस फिट किया। इसलिए किया क्योंकि वहां से चीन का जो है हेलीपैड दिखाई देता था, जहां से चीन का जो है जहाज उड़ता है। तो चीन पर नजर रखने के लिए 1960 के दशक में हमारे देश और अमेरिका ने मिलकर के एक डिवाइस लगाया और उसमें लगा दिया जो है परमाणु विकिरण से चलने वाला एक उपकरण। तो इतनी महत्वपूर्ण जगह पर हम हैं जहां से चीन पर नजर रखी जा रही है और चीन भी हम पर नजर रख रहा है। चीन यहाँ हमारे बॉर्डर के पार आ जाता है। हर साल आप सुनते हैं कि चीन जो है उसने हमारे बकरी वालों को भगा दिया, कभी उनका टैंक तोड़ दिया, कभी हमारा पुल तोड़ दिया। ऐसी जगह पर हम हैं जहां देश की सुरक्षा, जहां देश की सुरक्षा का सवाल है। इतनी फौज यहाँ बैठाई हुई, ITBP यहाँ है, पूरा ब्रिगेड यहाँ बैठता है। ऐसी जगह के बारे में वहां ऐसी घटना हो गई, इतनी बड़ी आपदा आ गई कि जहां लोगों का जीवन खतरे में है, वहां के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तो छोड़िए, चिचियाना तो छोड़िए। जो ट्वीट का मतलब होता है चिड़िया की चहचहाट, तो चहचहाट तो छोड़िए, मिमियाहट भी नहीं आई, यानी कि उन्होंने मिमी भी नहीं किया। गजब बात। सुनाई जरूर दे रहा है कि गृह मंत्रालय में मीटिंग हो रही है और हो क्या रहा है ये पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात, अभी यहाँ अंदर जो है अधिकारी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि साहब वो जो 8 संस्था वाले आए, क्या उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी होगी? मैंने कहा उन्होंने रिपोर्ट दे दी और लिखित में नहीं दी, उसने फोन पर तो बता ही दिया। क्योंकि जैसे हमको उस रिपोर्ट का इंतजार है, जैसे आपको उस रिपोर्ट का इंतजार है, जैसे देश के मीडिया को उस रिपोर्ट का इंतजार है, उस रिपोर्ट का इंतजार सरकार को हमसे ज्यादा रहा होगा। तो उन्होंने क्या उनको कहा होगा कि 13 दिन पहले आना, फिर लिखना, फिर हमें बताना? ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ के बारे में जांच परख की, वैसे ही मुख्यमंत्री ने, वैसे ही प्रधानमंत्री ने, वैसे ही गृह मंत्री ने उनसे फोन पर पूछ लिया होगा कि महाराज बताओ तो सही स्थिति क्या है, गंभीर है कि नहीं है, उसमें NTPC का कोई हाथ है कि नहीं है, पूछ लिया गया उनसे, फोन पर बता दिया उन्होंने। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि गृह मंत्री को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, उनको पहले से मालूम है। जैसे आप अपने बच्चे को, घर के बच्चे को भेजते हो स्कूल, और स्कूल भेज करके जब वो घर आता है तो क्या आपको पता नहीं होता कि आपके बच्चे ने इम्तिहान में क्या किया? रिजल्ट का इंतजार हम जरूर करते हैं कि रिजल्ट आएगा अभी 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन बच्चा जब पेपर लाता है तो उसी समय पता चल जाता है कि इसने इतने सवाल का जवाब नहीं दिया, ये इस साल गुणक गया या इस साल फर्स्ट आ गया, पता चल जाता है। वैसे ही जो यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ परीक्षा की, हमारी जमीन की, हमारी धरती की, उन्होंने उस परीक्षा में बता दिया कि NTPC फेल है, यही इस आपदा का कारण है, वो बता चुके हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो बता देंगे तो जनता यहाँ सड़क पर खड़ी हो जाएगी, उनकी परियोजना पर सवाल हो जाएगा। तो वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं जहां से मैंने बात शुरू की कि आप थक जाएं, शांत हो जाएं, बात कहीं और चली जाए, जब लोग जो है अडानी पर व्यस्त हो जाएंगे। वो एक अडानी साहब हैं जिन पर आज टीवी में सुबह शाम दिखाई दे रहा होगा आपको, हम तो टीवी देखते नहीं हैं, लेकिन टीवी पर वही आ रहा होगा, अडानी जी के शेयर ऊपर चले गए, नीचे चले गए, कुछ दिन बाद वो टर्की का भूकंप आ जाएगा, कुछ दिन बाद कुछ और हो जाएगा, और 5, 7, 10 दिन, 15 दिन बाद और फिर वही हिंदू मुसलमान आ जाएगा। तो जिस दिन आप लोग हिंदू मुसलमान पर व्यस्त हो जाएंगे, किसी और चीज पर व्यस्त हो जाएंगे, उस दिन वो रिपोर्ट आ जाएगी। वो रिपोर्ट तब आएगी जब मीडिया का ध्यान, लोगों का ध्यान कहीं और होगा, ताकि उस पर चर्चा न हो। क्योंकि आज के दिन पर देश का, दुनिया का मीडिया जोशीमठ की तरफ देख रहा है। कल परसों में जो है 12 तारीख को हमें भी निमंत्रण मिला है, वहां मातृ सदन में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पूरी देश के पर्यावरणविद, बड़े भूगर्भ शास्त्री, बड़े समाज शास्त्री, बड़े समाज के आंदोलन करने वाले लोग वहां जमा हो रहे हैं।
और वो जो जमा हो रहे हैं वो हमारे ही बारे में बातचीत करने वाले हैं। वो पूरी हिमालयी क्षेत्र में जो पर्यावरण को लेकर के सवाल है, जो बड़ी परियोजनाओं को लेकर के सवाल है, जिसकी वजह से पूरे हिमालय वासी त्रस्त हैं, परेशान हैं। केवल आप लोग नहीं परेशान हैं इन परियोजनाओं से, हिमाचल वाले परेशान हैं, दार्जिलिंग वाले परेशान हैं। वहां लद्दाख में जो है लोग अनशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहां जो है वो जो एक 3 इडियट फिल्म में था, जो आमिर खान ने जिसका रोल किया, आपने देखा, तो वही जो है वांगचुक साहब, उन्हीं का रोल आमिर खान कर रहा था, जिसमें वो बहुत साइंटिस्ट होता है, बहुत सारे प्रयोग करता है कई। तो वही वांगचुक साहब 5 दिन का अनशन उन्होंने किया लद्दाख में, बर्फ में रह करके, और उनके समर्थन में हिमाचल से लेकर तमाम हिमालयी राज्यों ने अनशन किया। हमने भी उनका समर्थन किया, हमने भी उनके बारे में लिखा, अपने लाइव में भी हमने कहा। तो पूरे हिमालयी राज्यों में जो बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, बड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, उनको लेकर के सब लोग परेशान, सब जगह यही हाल है, सब जगह भूमि दरक रही है, लोगों के घर मकानों में दरारें आ रही है। तो इसको लेकर के मातृ सदन में मीटिंग है 12 तारीख को, हमको भी बुलाया गया है। तो 12 तारीख के बाद हो सकता है 12, 13, 14 वहां मीटिंग है। तो उसके बाद जो है, जैसे अभी कमल रतूड़ी जी ने कुछ दिन की छुट्टी ली थी, उससे पहले कुछ और लोग छुट्टी पे चले जा रहे थे, तो हो सकता है 12 को मैं वहां जाऊंगा, तो मैं छुट्टी लूंगा। और आपसे ये निवेदन रहेगा कि शायद है कि अगर मैं 2 दिन 4 दिन यहाँ न दिखाई दूं, तो हमारे आंदोलन की लौ कम नहीं होनी चाहिए, आपकी एकता खत्म नहीं होनी चाहिए, ये निरंतरता जो हम यहाँ बैठ रहे हैं ये बनी रहनी चाहिए। उसके बाद जब मैं यहाँ 2-4 दिन वहाँ आपकी बात रखने जाऊंगा, तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ दरी भी लगे, रे माइक भी बजे, और संजू भाई भी यहाँ खड़े रहे। तो अगर आप यहाँ रहेंगे तो ये लोग भी मौजूद रहेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो आपका इंतजाम किया जा रहा है, कल भी हमने देखा कि डीएम साहब यहाँ आए, अभी ये हमको आईबी के अधिकारी, दूसरे अधिकारी लोग बता रहे थे कि आप जब भाषण देते हो तो उसका असर पड़ता है, और डीएम साहब यहाँ चल के आ जाते हैं। मैंने कहा उसका असर नहीं हो रहा है। दिक्कत यही बड़ी बात है कि उनपे जो है असर होना खत्म हो गया। वो यहाँ इसलिए आए कि ढाक पे जहाँ ये कह रहे थे कि प्री फैब बनाने वाले हैं, आपने सुना होगा लगातार वहां फोटो आ रही है कि अब एक डंडा और चढ़ गया, अब छत भी लग गई, अब गड्ढा भी खोद दिया, अब ये भी हो गया। लेकिन आप देखिए अभी तक एक भी प्री फैब पूरा नहीं बना है, और वो बना नहीं है। और वहां से दूसरी खबर आने लग गई ढाक से। क्या खबर आ रही है? ढाक वाले कह रहे हैं कि जहां तुम प्री फैब बना रहे हो, इसके ठीक बगल में हम ढाक वाले रहते हैं, और ढाक वालों के घर मकानों में दरारें आने लगी। वहां जो है लोगों के घर दरकने लगे हैं, वहां लोगों की भूमि खिसकने लगी है। तो जहां तुम हमको ले जा रहे हो वहां पहले से ही हालत है। हम तो एक जगह से अगर गिरेंगे, माना आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ये स्थिति वो करने वाले हैं। कि जहां आप 15 प्री फैब बनाने की बात कर रहे हो, विस्थापित होने वाले लोग कितने हैं? अगर इन्हीं की मान ली जाए तो 280 से ज्यादा परिवार हैं जिनको जो है आपको प्री फैब में रखना है। 900 से ज्यादा लोग हैं, 280 से ज्यादा परिवार हैं, उनको रखना है आपने। आप बना कितने रहे हो? 15 बना रहे हो ढाक में, और 15 बना रहे हो जोशीमठ में। 30, और 30 में कितने लोग रहेंगे? 250 लोग या 250 परिवार का 30 प्री फैब में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये क्या मजाक कर रहे हो आप? ठीक है, हमारे यहाँ कहावत है पुरानी, केवल जो है तिल की दानी 7 भाइयों ने बांट के खाई। तो ये क्या तिल की दानी बनाना चाहते हो कि हम सब मिलकर के खा जाए वो 15-30 में? या 30 प्री फैब में, 30 मकानों में, 30 कमरों में 250 लोगों को कैसे घुसाओगे? ये बताओ। तब डीएम साहब वहां गए, जब उन्होंने एक खबर पढ़ी कि ढाक में जो है जहां प्री फैब बन रहा है, वहां पहले ही जमीन दरक रही है, वहां पहले ही धसाव हो रहा है, वहां पहले ही मकानों में दरारें आ गई, और जहां बन रहा है उसकी एक और कहानी है। वो जगह कौन सी है? वो जगह जो है एनटीपीसी की एक्वायर्ड लैंड है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस एक्वायर्ड लैंड में है क्या? उस एक्वायर्ड लैंड में एनटीपीसी ने डंप किया, उनका वो डंपिंग जोन है। डंपिंग जोन का मतलब उन्होंने जो अपना मलबा निकाला सुरंग खोदने का, वो सुरंग खोदने वाला मलबा उसके ऊपर रखा हुआ है। उस मलबे के ऊपर आप प्री फैब बना रहे हो। अगर बारिश आएगी तो मलबा जाएगा तो तुम्हारा प्री फैब भी बह जाएगा। ये क्या कर रहे हो? क्या ये गंभीरता है आपकी? लोगों के साथ आप ये मजाक कर रहे हो। लगातार ये हो रहा है। आप जो है पहले तुमको होटल के कमरे से भगा रहे हो, जहां आप ये बना रहे हो वहां की हालत ये है। पहले आप भेज रहे थे लोगों को पीपल कोटी वालों ने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो है
बाकायदा इस बात का ज्ञापन दिया पीपलकोटी वालों ने, ढाक वालों ने भी दिया। ढाक वाले अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ अगर लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। अरे उनको क्या दिक्कत होगी, हमको दिक्कत होगी। हम लोग जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ज्योति में, या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरी तीसरी स्कूलों में, वो बच्चे जो है सुबह वहां से चल के शाम को फिर वापस कैसे जाएंगे। यहाँ से जो है 13 किलोमीटर है ढाक, 13 किलोमीटर आना, 13 किलोमीटर जाना। तो आप ये मजाक क्यों कर रहे हैं? हमने आपको कहा था आप अस्थायी बनाइए, जब वो अस्थायी कहीं नहीं बन सकता था। वो जो है यहाँ बन सकता था फल संरक्षण में, वो यहाँ बन सकता था आपके जो है जहाँ रविग्राम में फील्ड है उस फील्ड में बना लेते, किनारे 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 किनारे, क्या दिक्कत थी उसकी। लेकिन क्योंकि आपके पास आइडिया नहीं, आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि आपके कंसर्न नहीं, कंसर्न माने चिंता। लोगों के प्रति अगर आपकी चिंता हो, लोगों की अगर आपको फिक्र हो तो आइडिया अपने आप आता है। जैसे आप लोग जो है जब आपका बच्चा आपके पास आता है, माँ बाप के पास, कि माँ मुझे भूख लगी है, या वो कहता है कि मेरे को ठंड लग रही है, तो अपने आप आपकी चिंता प्रकट होती है। तो आप देखो किचन में अभी क्या बन सकता है, जो बन सकता है, क्योंकि आपकी चिंता है ताकि उसकी भूख मिटे। जरूरी नहीं है आटा गूंथा हुआ, कुछ भी निकाल के उसका चाहे हलवा ही बना दो, कुछ भी बना दो, क्योंकि चिंता है उसकी। लेकिन आपकी चिंता नहीं है, इसलिए आपके पास आइडिया भी नहीं है, क्योंकि आपका कंसर्न नहीं है लोगों के प्रति, लोगों के प्रति आपकी भावना नहीं है। आप केवल लोगों को जलेबी की तरह घुमा देना चाहते हैं, थका देना चाहते हैं कि लोग थक जाएं और अपनी समस्या भूल जाएं, और उसके बाद जो आ रहा है 1000 करोड़ 1500 करोड़, उसको हम कैसे हजम करें, ये बात हो रही है। अभी जो है यहाँ शाह जी कह रहे थे, सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे जब ये धरना शुरू हो रहा था, तो शाह जी कह रहे थे अगर आप हिसाब लगाइए, एक कमरा जो इन्होंने लिया है होटल का, उसमें 1000 रुपए का वो कमरा है, उसमें खाना पीना लगा करके लगभग जो है 1500-2000 हजार पड़ जा रहा है। अगर इन्होंने जो है इतने परिवारों को रखा है, पर डे का खर्चा निकालो, वो कह रहे हैं कि 90,000 रुपया लग रहा है पर डे। अगर ये चाहते तो लोगों को 20-20, 25-25 हजार रुपए देते और कहते कि तुम एक कमरे में रहो और तुम्हारे खाने की व्यवस्था करते। आप सरकार का पैसा बचा सकते थे। हमने तो इनको आइडिया दिया था कि आप 5 लाख रुपए एक आदमी को दे दो और वो अपना इंतजाम खुद कर लेगा, लेकिन आपने वो 1.5 लाख रुपया दिया। उस 1.5 लाख में भी घपला है, उस 1.5 लाख में भी आपको नहीं, बहुतों को नहीं मिला है, उस 1.5 लाख में भी घपला है। यही यहाँ खड़े हैं प्रकाश भोटियाल जी, ये प्रकाश भाई का पैसा पता चला किसी दूसरे के खाते में डाल दिया, एक भाई को दिया दूसरे भाई को नहीं दिया। एक ही मकान में 3 परिवार वाले हैं, 3 परिवार वालों में से एक परिवार को दिया, बाकियों को दौड़ा रहे हैं। किसी का कागज खो दिया है, किसी का कागज जमा नहीं हो रहा है। किराएदारों के साथ इन्होंने उस समय फटाफट 50,000 रुपए दिया, पता चला ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जिनको देना नहीं था, फंस गए हैं ये लोग। और इसमें फंसने के कारण अब ये हो रहा है कि उसकी सजा जेन्युइन लोगों को मिल रही है, जो जरूरतमंद है उसको सजा मिल रही है। इस बात की इनकी गलती की, क्योंकि इन्होंने उस समय फटाफट जो है चेक इसलिए दिया ताकि आंदोलन खत्म हो जाए, लोग थोड़ा सा इधर निकल जाएं, लेकिन आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ। अब आंदोलन का रुख जो है इस बात की तरफ भी होना चाहिए, ये बात भी उठनी चाहिए कि आपने जल्दबाजी में लोगों के हक को मार करके गलत लोगों को भी पैसा दे दिया, और जिनको मिलना चाहिए था उनको आप लगातार घुमा रहे हो। तो इसलिए क्योंकि ये आंदोलन, मैं परसों भी मैंने कहा, मैं लगातार कह रहा हूं, किसी आंदोलन को जारी रखने में ये ठीक है कि आप एक बार जो है बड़ा प्रदर्शन करते हैं, बड़ा जुलूस निकालते हैं, उससे क्या होता है, उसकी आवाज, उसकी गूंज दूर दूर तक चली जाती है। उसके बाद उसको आप जारी रखते हैं, यानी छोटी छोटी झोल लगाते हैं, धीरे धीरे वो आंदोलन चलता है। लेकिन जब ये ठंडे पड़ गए हैं तो दोबारा से हमको झोल उस आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। तब हम कह रहे हैं कि जैसे हमने शुरू किया, मशाल जुलूस निकाला और फिर से चक्का जाम लगाया, दोबारा से ये करने की जरूरत है। अरे एक आज की मीटिंग में या कल की मीटिंग में हम ये फैसला करेंगे और 10 तारीख को और 11 तारीख को ये तय करेंगे कि 10 तारीख की शाम को हम मशाल जुलूस निकालें और 11 तारीख को चक्का जाम करें, बाजार बंद करें, ताकि दोबारा से ये होश में आए। और जो लोग रुके हुए हैं, जिनका पैसा नहीं मिला है, जिनके लिए कागज जमा नहीं हो रहे हैं, तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं डीएम साहब, लगातार इस बात को कहा जाता रहा, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, इन्होंने जो है वो 181 घर गिने हुए हैं, वो 800 कुछ मकान गिने हुए हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे थे। लेकिन कल डीएम साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि नहीं दरारें तो बढ़ रही हैं। अरे भाई साहब, यही तो हम भी कह रहे थे, लगातार हम कह रहे हैं कि दरारें बढ़ रही हैं, नए घर उसमें शामिल हो रहे हैं, नए
मिला के उसमें शामिल हो रहे हैं। कल डीएम साहब ने इस बात को माना है और उसके बाद 5 घर जो है सिंघधार में नए चिन्हित हुए हैं, उसमें 5 घर बढ़ गए हैं। जो 861 थे या 862 वो 867 हो गए और हम कह रहे हैं 867 नहीं है, ये घरों की संख्या जिनमें दरारें हैं। जोशी मठ में कोई मकान ऐसा नहीं है, 10-20% मकानों को छोड़ दीजिए, हल्की नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपने जो है यहां आकर के मुख्यमंत्री ने कहा, व्यापारियों से कहा, हम लोगों से कहा, क्या कहा कि आपका जो ऋण है, उधार है, लोगों ने उधार लेकर के बैंक से कर्ज लेकर के मकान बनाया है, लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर के बिजनेस शुरू किया है, उस कर्ज को आपने कहा कि हम माफ कर देंगे। बाद में कहा माफ नहीं करेंगे, ब्याज माफ कर देंगे। और जब ये व्यापारी लोग वहां पहुंचे देहरादून और मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमारा जो है ब्याज माफ होना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने ब्याज भी माफ करने से मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक से, सहकारी बैंक से जिसका लोन है उसकी किस्त जो है 6 महीने तक नहीं देनी होगी, यानी कि 6 महीने बाद देनी होगी। और तब ये पूरे 6 महीने का देगा तो कितना हो जाएगा, उसके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। ऐसे ही बिजली के बिलों को लेकर के कहा गया कि 6 महीने तक नहीं देना होगा, लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं। पानी के बिलों को लेकर के कहा कि नहीं देना होगा, लेकिन वो आ रहे हैं। तब हमारा ये कहना है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर से दबाव खत्म हो गया। आंदोलन का जो दबाव था, जनता का जो आक्रोश था, इनको लग रहा है कि वो थम गया है, कम हो गया है। उसको दोबारा से उस आक्रोश को दिखाने की जरूरत है, दोबारा से उस दबाव को बनाने की जरूरत है। और वो दबाव तभी बनेगा जब आपका आंदोलन उग्र होगा, थोड़ा आगे की कदम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि आपको जो है दोबारा से मशाल जुलूस निकालने की जरूरत है। हम आह्वान करेंगे, कल या परसों में आपको मैसेज देंगे। आप सब लोगों को उसी संख्या में, जिस संख्या में हमने उस दिन 4 तारीख की रात को किया था, वही संख्या, वही जोश, वही उत्साह, वही गुस्सा दोबारा दिखाना पड़ेगा। और 11 तारीख को अगर हम करते हैं चक्का जाम, उस दिन भी आपको उसी संख्या को दोबारा से दिखाना पड़ेगा। तभी जो है ये सरकार होश में आने वाली है। वरना तो ये जो है मुख्यमंत्री जी आजकल बड़े खुश खुश घूम रहे हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पे लाली भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी ने कह दिया कि बोला आप बड़े खूबसूरत हो, आप बड़े सुंदर हो। ये कह दिया तो बहुत खुशी बहुत हवा में है। तब मैंने कल भी यहाँ कहा कि सूरत से नहीं होता है, सीरत से होता है। सूरत नहीं देखी जाती आदमी की, सीरत देखी जाती है। और सीरत जो है आपकी दिखाई दे रही है। और इस सीरत को अगर ठीक करना है तो हम ही ठीक कर सकते हैं, हमारा आंदोलन ही ठीक कर सकता है। जनता की लड़ाई, जनता की आवाज ठीक कर सकती है और ये हम मिलजुल करके करेंगे। 11 तारीख को करने के बाद 12 तारीख को मेरा कार्यक्रम है जो मैंने बताया, वहां देश भर के पर्यावरणविदों के सामने जोशीमठ की हम समस्या रखेंगे। इसलिए भी रखनी जरूरी है क्योंकि दिल्ली में हमारे लिए धरना हुआ है, देहरादून में लोग हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, बंगाल में लोगों ने हमारे लिए धरना किया है। दुनिया भर में जो है जोशीमठ की आवाज सुनाई दे रही है। वो इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि जोशीमठ सिर्फ जोशीमठ वालों का नहीं है। जोशीमठ जो है उन लाखों पर्यटकों का, उन लाखों तीर्थ यात्रियों का, उन लाखों करोड़ों ऐसे लोगों का जो शांति की तलाश में अपने जीवन से थके हुए, हारे हुए, अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर के जोशीमठ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं शांति के लिए, शांति की तलाश में। आपने देखा हो कितने सारे जोगी जगम, कितने विदेशी लोग जिनके पास बढ़े रहते हैं वो यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ पगलाए हुए हैं। यहाँ वो शांति की तलाश में आते हैं, औली जाते हैं, वहाँ योगा करते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं। उन सबका जोशीमठ है, उन सबकी धरोहर है, इसलिए उनको चिंता है जोशीमठ की, इसलिए वो जोशीमठ के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए आप यहाँ बैठे रहेंगे तो वो लोग भी आपके भौण में भौण मिलाएंगे, आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे। आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, आप लोग अपने लिए नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं बोलेगा, तब वो भी किसके लिए बोलेंगे। जैसे कि आप देखिए कि श्रीनगर में लोग परेशान हैं रेलवे की सुरंग के कारण, देवप्रयाग में परेशान है, रुद्रप्रयाग में परेशान है, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो वो नहीं बोल रहे तो कोई भी उनके लिए नहीं बोल रहा है। जहां जहां जो है दिक्कत है, अगर वहां वहां लोग नहीं बोलेंगे तो दूसरे लोग भी उनके लिए नहीं बोलेंगे। लद्दाख में लोगों ने आंदोलन किया तो हमने भी उनके सुर में सुर मिलाया, हमने भी उनके लिए अपील की। यहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो दुनिया भर में आपकी आवाज जा रही है। कल भी वो देखो ब्रिटिश टीवी वाले जो है आए थे फॉरेनर, उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया है, आप लोगों से भी बातचीत की है, सिंघधार से लेकर के बाकी जगह को देख करके गए हैं। और वो जो टीवी वाले हैं वो केवल एक टीवी में नहीं आएगी खबर, वो दुनिया भर में भेजते हैं, वो एजेंसी वाले हैं, वो पूरी दुनिया को खबर देने वाले लोग हैं।
तो अगर आप यहाँ बैठे थे तो आपकी खबर दुनिया में जाएगी, आप यहाँ से उड़ जाएंगे तो दुनिया भी आपको भूल जाएगी। और सरकार भी यही चाहती है कि दुनिया आप लोगों ने अपील की है, उसमें आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोग खड़े होंगे। ऐसा हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं। जो हम कह रहे हैं जुर्माना लगना चाहिए, जो हम कह रहे हैं कि एनटीपीसी का जो जुर्माना है 20,000 करोड़ वो यहाँ की जनता में बांटा जाना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि जोशीमठ जो है केवल जोशीमठ वालों का नहीं है, ये बाहर भीतर नहीं, जो यहाँ रहता है, जिसने यहाँ जमीन ली, जिसने यहाँ मकान बनाया, उन सबका जोशीमठ है, उन सबका हक है, उन सबका हक मारा गया, उन सबका नुकसान हुआ है, वो सब इसमें शामिल है। इसलिए हमको जो है ये आपस में भी बैर भाव छोड़ना पड़ेगा, एकता को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एकता को मजबूत करना पड़ेगा। तभी की बात नहीं है, उसके लिए ईमानदारी से लड़ा, जिसने उसके लिए कष्ट सहा, जो कष्ट सहेगा ईमानदारी से खड़ा रहेगा और सत्य के साथ रहेगा, उसकी विजय होगी। हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, हम इस जोशीमठ को पक्का बचा के रहेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर ये संकल्प दृढ़ है तो निश्चित ये विजय होने वाली है, सरकार झुकने वाली है, हम झुका के रहेंगे। तो ये संकल्प हमारा दृढ़ रहेगा, हमारी एकता मजबूत रहेगी, हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इस बात के साथ कि आप लोग लगातार इस एकता को बनाए रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार सहयोग करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। कल 3 नंबर की बारी है और बहुत सारे गांवों से भी कमल भाई कह रहे थे कि थैंग वाले, चाई वाले, सेलंग वाले, बड़गांव वाले, वो भी हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ धरने पर आना चाहते हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से, जब उनकी सुविधा हो, अपनी बारी के हिसाब से यहाँ आए, सहयोग करें, उनका स्वागत है।